तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वैस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, पाथवेज ऑफ सर्कुलेशन, वेलोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेजल्स, वेजल्स का मतलब, वैस्कुलर का मतलब है वेजल्स। ठीक है, वेजल्स। वेजल्स आपके दो वेजल्स है, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स। तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट तो है, ब्लड भी है, इसका भी डिस्कवर अपनी जगह पे हुआ, हार्ट का डिस्कवर हुआ। ठीक है, लेकिन हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होता है किसी वेजल्स में, या फिर उसी जगह ठहरा हुआ होता है, या पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसकी जानकारी 1628 में विलियम हार्वे ने की। ठीक है, एनाटोमिस्ट थे। ठीक है, उससे पहले क्या था, या तो ब्लड वहीं पे रुका हुआ है, या तो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इसकी जानकारी थी। ठीक है, लेकिन ब्लड ऑर्गन्स तक जा रहा है और जाकर वापस रिटर्न आ रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। विलियम हार्वी ने 1628 में इसकी जानकारी दी। ठीक है, तो ये कनेक्टेड कैसा है, देखिए आपको मैं इस छोटे से डायग्राम में बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपका हार्ट है। ठीक है, 4 चैम्बर्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, फिर अयोटा है, पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी वेन है, ये ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे भी वेल्व्स है, आयोटिक वेल्व, पल्मनरी वेल्व, सेमी लूनार वेल्व। तो ब्लड इसमें सर्कुलेट हो रहा है, तो यहाँ पर वेन्स है, ये वेन्स, ये आर्टरीज। ठीक है, जाकर अपने अपने रेस्पेक्टेड ऑर्गन तक, ये लिवर ले लीजिए आपका। ठीक है, लिवर तक ये सर्कुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो लिवर के पास जो सर्कुलेशन होता है वो डायरेक्ट आर्टरीज वहाँ पे नहीं होंगे, वहाँ पे मसल्स, और वहाँ पे जो होंगे एंड प्रोडक्ट वो है कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया आपका आयोटा, आर्टरी, ये हो गया वेन, आर्टीरियोल, ये कैपिलरीज। फिर कैपिलरी से ही कनेक्टेड है आपका वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा। ठीक है, तो ये कैपिलरीज है, दोनों कैपिलरीज से अटैच ऑर्गन भी है, एक तो अटैच वेन्स भी है, और आपका आर्टरी भी है। ठीक है, ये डायग्राम में देखिए आप लोग, देखिए ये डायग्राम। तो ये आपका आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी है, ये वेन है, बीच में ये कनेक्शन देखिए, ये है आपका कैपिलरी, ये कैपिलरी से कनेक्टेड होता है ऑर्गन। तो यहाँ पे आर्टरीज प्लेजर, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सप्लाई ऑर्गन को करते हैं, फिर ऑर्गन अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस यहीं पे देता है, यहीं पे देने के बाद फिर वेन्स के अंदर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलीज के प्रेशर से, हार्ट के प्रेशर से फिर ब्लड को वापस हार्ट में ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आर्टरीज वेन के बारे में जानकारी होना, आर्टरीज नंबर 1, नंबर 2 वेन्स के बारे में जानकारी होना, नंबर 3 बीपी के बारे में जानकारी। आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड प्रेशर, ये तीनों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। आर्टरीज, आर्टरीज क्या करते हैं, आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू कैपिलरीज, स्मॉल आर्टरीज आर कार आर्टीरियोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर
बात समझ में आ गई, मैंने बार बार इस बात को आप लोगों को बताते ही रहता था। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टरी है, कोई भी आर्टरी जब आप ले लेंगे, ठीक है, उसके 3 लेयर्स है। ये जो फर्स्ट लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। फर्स्ट लेयर कौन सा है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना ये फर्स्ट लेयर होगा। नेक्स्ट उसके बाद एक एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना है, यानी चिपकाने वाला, इन दोनों को चिपकने और फैलने के लिए मदद करेगा। ये देखिए उसका नाम, मैं यहाँ आप नाम लिख यहाँ लिखे हुआ ऑलरेडी। ठीक है, हर एक लाइन को, हर एक कवरिंग को मैं आपको एक एक कलर से हाईलाइट करूँ। ठीक है, ये है एक्सटर्नल इलास्टिक लैमाइना। ठीक है, नेक्स्ट ये ऑरेंज कलर का आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ट्यूनिका मीडिया मीडिया हो गया। ट्यूनिया मीडिया, इसको मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ऑरेंज कलर में आपको देखो। तो ये बाहर की ब्लू कलर की लाइनिंग ट्यूनिका एक्सटर्नल, दोनों को चिपकाने के लिए जरूरी है, और इलास्टिसिटी फैलने के लिए जरूरी है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना, एक्सटर्नल है ना, बाहर की तरफ है ना, इसीलिए ट्यूनिका, ये मेम्ब्रेन का नाम है। एक्सटर्नल बाहर है, इस वजह से ट्यूनिका। यहाँ पे भी मेम्ब्रेन, मीडिया बीच में है, उसके नीचे है इंटरनल इलास्टिक लैमिना। उसके बीच में क्या है? इसके बीच में देखिए ये ब्लू येलो कलर का इंटरनल इलास्टिक लैमिना है। ठीक है, उसके अंदर की लेयर है एंडोथीलियम है। इसकी जो लेयर है वो कौन सी है? ये एंडोथीलियम। ठीक है, चलिए इसमें दूसरी फिर से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे भी ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ठीक है, और उसके बाद है इलास्टिक ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूनिका लेमाइना। ट्यूनिका लेमाइना, ट्यूनिका मीडिया, सॉरी, मीडिया। फिर इंटरनल एक्सटर्नल लेमाइना, इंटरनल ट्यूनिका लेमाइना है। एक्सटर्नल इंटरनल इलास्टिक लेमाइना, इलास्टिक लेमा, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना। ये वाला, ये वाला सेकेंड, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, आपका ये ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, इंटरनल लेमाइना, इलास्टिक लेमाइना जो है ये वाला, इसके अंदर है आपका एंडोथीलियल लाइनिंग। एंडोथीलियल, अब इसके अंदर आपका ब्लड फ्लो होता है। देखिए इतना मजबूत है आपका आर्टरी, जब जाके आपका ब्लड फ्लो उसके अंदर होता है। तो 3 लेयर्स है आपका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, एंडोथीलियम। ठीक है, 3 लेयर्स। और इन दोनों के बीच में जो इलास्टिसिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर रहे हैं वो क्या है? एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, इलास्टिक मीडिया, मीडिया या ट्यूनिया, इलास्टिक लेमाइना, सॉरी, लेमाइना। ठीक है, तो 3 लेयर्स है, ये दोनों क्या है, उनके अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए।
ये तो एंडोथीलियम लेयर से बना हुआ आपका आर्टरी। अब सेम सबके सबका ऐसे ही रहेगा। वेन्स में भी वही है, आप देख सकते हैं वेन्स में भी सेम। ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका इंटीमा है। ठीक है, यानी एंडोथीलियम लेयर है। वैल्व्स भी। अब जो आर्टरीज वेन्स में है, वेन्स का देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे यहाँ पर। 3 लेयर्स। तो 3 लेयर्स है। इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा, जो आपका एंडोथीलियम लेयर है। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस सेल एंडोथीलियम से बना हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ का बना हुआ है, आपका हार्ट में भी है ये लाइनिंग, चैम्बर अंदर, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके। ठीक है, स्मूथनेस रह सके, ब्लड इजीली फ्लो हो सके। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है इनके पास। एंडोथेलियम लेयर्स के पास क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करता है, वैसो डायलेटर है, वेजल्स को फैलाने में मदद करता है जब जब जरूरत पड़े। जब ये कंडीशन को समझकर वेजल्स को डायलेट करता है। ठीक है, बीच का लेयर जो है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ये बना हुआ है स्मूथ लेयर्स, और इसके अंदर इलास्टिसिटी भी है। ठीक है, ये मेंटेन कराता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल, खासकर डायलिसिस सिस्टोलिक डायस्टोलिक होने का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में जब देखिए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वेजल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं प्रेशर से। वेजल्स जब हार्ट रिलैक्स होता है, वो प्रेशर वेन वेन आर्टरीज और वेन्स भी क्या होते हैं, डायलेट। तो उसमें क्या होता है, रप्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई चीज लीजिए आप, फूकिए, फैलेगा। उसको वापस रिवर्स लीजिए, वो नजदीक हो जाएगा। तो ऐसे में उसकी इलास्टिसिटी अगर मजबूत है, तो वो चीज ज्यादा देर तक ठहरेगी, वरना क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि जो मटेरियल वहां पे यूज किया जाए, उसको क्वालिटी वाला यूज किया जाए। तो आर्टरीज में मटेरियल एक्सेलेंट है, जो कई सालों तक आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है। ठीक है, स्मूथ मसल है उसमें, और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, 2 टाइप ऑफ टिश्यू से बन के मिलके बना है। बीच का लेयर ट्यूनिका मीडिया, लेकिन ट्यूनिका इंटीमा जो एंडोथीलियम लेयर से बना हुआ है, उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है। और उसके अंदर क्या है, नमी है, ताकि आप ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो सके। ठीक है, इसके अंदर अब बीच के लेयर में वैसोडाइलेटर नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं है। अब यहीं पर देखिए, बीच के लेयर पे ही नर्व सप्लाई है। ये डायलेट तो नहीं हो सकता, ये कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। डायलेट करने की ताकत एंडोथीलियम के पास है, कंस्ट्रिक्ट करने की ताकत ट्यूनिका मीडिया में है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करा सकता। थर्ड लेयर है बना हुआ है फाइबर कनेक्टिव, ये मजबूत है, देखिए दोनों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। एंडोथीलियम और स्मूथ मसल लेयर, और आपका ट्यूनिका मीडिया इंटीमा, दोनों में। लेकिन यहाँ पे फाइबर से बना हुआ है, फाइबर एकदम मजबूत, वेरी वेरी स्ट्रांग। यहाँ देखिए, दिस टिश्यू वेरी स्ट्रांग। ठीक है, ताकि रप्चर ना हो सके, कभी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गए, कभी कम हो गया। ठीक है, तो रप्चर ना हो सके, रप्चर हो जाएगा तो ब्लड पूरा बाहर का बाहर आ जाएगा। तो ये वे आर्टरी के अंदर 3 लेयर्स आपको देखने को, स्मूथ मसल लेयर, एंडोथीलियल लेयर, और फाइबर लेयर। ठीक है, द आउटर एंड मिडिल लेयर्स ऑफ द लार्ज आर्टरी इज क्वाइट थिक। देखिए जहाँ पे आउटर माने बाहरी लेयर्स, अंदरूनी लेयर तो बहुत मोटा है, ठीक है। ठीक है, अब जो स्मॉटर आर्टेरियोस है, स्मूथ cells and circle the tunica intima as mentioned. The smooth muscle layer enables arteries to constrict or dilate. ठीक है, तो मेडुला एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड विल बी डिस्कसिंग। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि बीच का लेयर कैपेसिटी पैरासिम्पथेटिक है, सिंपथेटिक है, ये ब्रेन की कंट्रोल में। 3 लेयर्स में बीच के लेयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, ब्रेन को दिया गया। इसीलिए हम ब्रेन को ट्रीट करेंगे तो बीपी मेंटेन हो सकता है। कभी कभी हार्ट को ट्रीट करेंगे तो बीपी मेंटेन नहीं होगा। तो जब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम
ब्रेन की तरफ भी ध्यान दे, जहां पर ब्रेन के अंदर सेंटर्स है पीपीए। ठीक है, तो ये आर्टरीज के बारे में था। वेन्स, वेन्स जो है ये भी बहुत जरूरी है। ब्लैक बैक टू द हार्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स है, इसके भी 3 लेयर्स है, सेम एज जो मिलता है हमें आर्टरीज में, सेम। ठीक है, सेम। अब अंदर क्या है, इसके अंदर खासियत है, वैल्व्स है। आर्टरीज में वैल्व्स नहीं है, वैल्व्स। ठीक है, वन वैल्व्स। ब्लड जा सकता है, रिटर्न आ नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रिवेंट कराता है बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब हार्ट का ग्रेविटी इक्वल फोर्स है, वो रिटर्न ब्लड को ले रहा है। ठीक है, फिर रिलैक्स होने के बाद चांसेस है ब्लड रिटर्न जा सके। तो यहाँ पर इसीलिए इसको रखा गया। द मिडिल लेयर ऑफ द वेन्स इज ए थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, एंड ब्लड फ्लो into capillaries as artery tubes. Veins can constrict intensively, however, in this function become very important in certain situations, such as severe hemorrhage. तो यहाँ पर जब भी ब्लीडिंग हो जाए तो यहाँ पर जरूरी होता है कि वेंस को क्या होना है, रिलैक्स होना है, कंस्ट्रिक्ट होना है, कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो कम होगा रिटर्न भी कम होगा। तो उसके हिसाब से मैनेज करने के लिए वेंस का भी बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, जैसा कि बना बताया गया। यहाँ पर एक फर्क ये है कि वेन्स का जो आउटर लेयर है वो बहुत थिन होता है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से तो बना हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि उतना स्ट्रांग उसमें रहे, ताकि क्योंकि वेन्स में ब्लड प्रेशर लो रहता है, इस वजह से। ठीक है, तो ये वेन्स के बारे में था। तो ये वैल्व है, देखिए, वैल्व ब्लड फ्लो को आगे ही जाने देगा, ब्लैक फ्लो को बचा देगा। The anastomosis is a connection or joining of vessel, that is artery to artery. Wait, when the general purpose of this connection is to provide alternate pathway for the flow of blood if one vessel becomes obstructed. तो यहाँ भी देखिए, कुदरत का इतना अच्छा निज़ाम है कि एनास्टोमोसिस, यानी हमारी जो बॉडी की कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई आर्टरी, अगर कोई वेन, जहाँ पे जिस ऑर्गन को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए 2 पैथवेज रखे गए। एक पैथवे अगर डैमेज भी हो जाए तो दूसरा पैथवे हेल्प कर सके, तो उसी को हम कहेंगे एनास्टोमोसिस। ठीक है, आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, वेन्युल्स एनास्टोमोसिस। एन आर्टीरियल anastomosis helps ensure that blood will get to the capillaries of an organ to deliver oxygen. ठीक है, and nutrition to remove waste products. They are the arterial anastomosis, for example, between some of the coronary arteries that supply blood to the myocardium. तो ये क्यों कुछ एनास्टोमोसिस है हमारे बॉडी में, जैसा कि हार्ट में है, क्योंकि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो उसके लिए अल्टरनेट पाथवे है। और वेनियस के लिए कहाँ पे, वेनियस के लिए भी है, ये भी हार्ट में ही है, और लेग्स में भी है। ठीक है, लेग्स में बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि लेग्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। वे आप ज्यादा देर ठहरेंगे, काम करेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है लेग्स में। इस वजह से अल्टरनेट पाथवेज है, किसी को भी लेग्स में वेन्स में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे वेन में सर्कुलेशन अच्छा होते रहता है अल्टरनेटली। ठीक है, तो ये था वेन्स के बारे में। तो आर्टेरीज और वेन्स। अब बात करें हम कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या है ये? कैपिलरीज कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टेरियल टू वेन्यूल्स। बताता हूँ, आर्टरीज से वेन की तरफ ब्लड आता है तो वो कैपिलरीज में जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वन सेल है इसके अंदर, उसका नाम है एंडो, इसके अंदर सॉरी स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग से बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ सेल्स के पास, कुछ टिश्यूज के पास कैपिलरीज नहीं है, जैसा कि एपिडर्मिस, आपका डर्मिस एपिडर्मिस में स्किन में कार्टिलेज है, आपका लेंस है। ठीक है, वहाँ पे कैपिलरीज नहीं है, इस वजह से क्या है, सर्कुलेशन बहुत धीमे होता है, उस दूसरों की मदद से सर्कुलेशन मिलता है।
ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज डिपेंड्स अपॉन ए गुड ब्लड सप्लाई। जहां पर ज्यादा कैपिलरी से मतलब उस फंक्शन करने के लिए ब्लड का सप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, किडनी। ठीक है। और आपके पैर में एचिलिस टेंडन है और पटेला टेंडन है नी में। वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बढ़ाने के लिए क्या है, वहाँ पे आपको ब्लड सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से कैपिलरीज वहाँ पे ज्यादा देर तक मिलती है। अब ब्लड सप्लाई जो कैपिलरी को होता है उसके अंदर क्या होता है, प्री कैपिलरी स्पिंक्चर्स होते हैं, ताकि इसमें भी क्या है, ब्लड आगे जाए फिर रिटर्न ना आए। ठीक है। अब टिश्यू कितना जरूरत है उतना रह सके, बाकी का वापस चले जाए, ताकि वहां पे लिक्विड एक्यूमुलेशन ना हो पाए। अगर ब्लड आते ही जा रहा, आते ही जा रहा, आते ही जा रहा, वहां पे फ्लूइड बच जाएगा। बच के क्या हो सकता है, सूजन आ सकती है, दिख सकता है, तो वहां पर रिटर्न तो होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर प्री कैपिलरी स्पिंक्चर्स रखे गए, ताकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो सके। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ये डायलेटेड होते हैं स्पिंक्चर्स, ब्लड फ्लो ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है। कंस्टेंटली ब्लड फ्लो हो सके। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो जब ज्यादा होगा बॉडी को, तो सेल्स अच्छी मेटाबोलाइज होंगे, फंक्शन जल्दी ज्यादा होगा, एनर्जेटाइज होंगे। तो उसमें क्या है, एक्सरसाइज करते हो प्रॉब्लम ना होने पाए। और साथ में साथ एक्सरसाइज करने के बाद क्या है आपको, इसलिए स्वेटिंग भी ज्यादा आती है जब। ठीक है। तो ये प्री कैपिलरी स्पिंक्चर्स रखे गए हैं, ताकि ब्लैक फ्लो ना हो सके, और ये ओपन हो जाते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो। Some organs have another type of capillary called sinusoids, which are larger and more permeable than other capillaries. The permeability of sinusoids permits large substances such as protein and blood cells to enter to leave the blood. Sinusoids are found in red bone marrow and spleen, where red blood cells enter or leave the blood. तो यहाँ पर देखिए कैपिलरीज ही का एक नया सिस्टम है, उसको कहते हैं हम साइनोसॉइड्स, ताकि उसके अंदर से लार्ज मॉलिक्यूल्स भी निकल सके। ऐसा कैपिलरीज छोटे छोटे होते हैं, चांसेस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर ब्लड प्रोडक्शन होता है, जैसे रेड बोन मैरो है, स्प्लीन में भी होता है प्रोडक्शन, वहाँ से आरबीसी डिस्ट्रक्शन होके निकलते हैं। तो वहाँ पर साइनोसाइड्स को रखे गए, ताकि इजीली बड़े बड़े प्रोटीन्स है, ब्लड सेल्स है, वो इजीली निकल सके। इसी तरह लिवर में भी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी है, ताकि हार्मोन्स रिलीज हो सके। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्री कैपिलरीज के बारे में। कहाँ पे कैपिलरीज नहीं है वो भी याद रखना है। कैपिलरीज में स्पिंक्चर है, साइनोसॉइड्स है, इसके बारे में मालूमात रहना जरूरी है। अब है एक्सचेंज इन कैपिलरी, यानी कैपिलरी तक तो ब्लड पहुंच गया, देखिए ये वेन, ये कैपिलरी है आपका, ये स्पिंक्चर देखिए। स्पिंक्चर ऐसा होता है, प्री कैपिलरी स्पिंक्चर। ये आपके सेल्स है। ठीक है। सेल्स तक अब कैपिलरीज ही कनेक्टेड करते हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन जा रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा, आपका फ्लूइड वापस आ रहा, आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस आ रहे हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये कहलाएगा एक्सचेंजेस इन कैपिलरीज। तो कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।